नमस्कार। आरओ और यूपीपीसीएस प्री के लिए घटना सार करंट अफेयर्स की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। घटनासार अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स का ये पार्ट 9 है। इससे पहले 8 क्लासेस मैं आपको ऑलरेडी यहाँ से प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के सेशन में हम किन किन प्रमुख चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ ऐसी शख्सियत या कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं। व्यक्तियों के साथ साथ भारत के जो चर्चित स्थल हैं उनके बारे में बात होगी। नवीनतम नियुक्तियों के विषय में जानेंगे। भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों के जो ऑपरेशंस हैं, अभियान हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और अंत में जो योजनाएं हैं, नवीनतम या परियोजनाएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चर्चित व्यक्तियों को देखते हैं, कौन कौन से व्यक्ति हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं। अंशुमान झिंगरन, ये नवी मुंबई के खुले समुद्र के तैराक हैं, ठीक है, और खतरनाक नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के युवा समुद्री तैराक ये बन गए हैं। और इतनी कम उम्र में अंशुमान का इस कठिन प्रयास को सफलतापूर्वक पूरा करना उनकी उल्लेखनीय क्षमताओं को दर्शाता है। 17 जुलाई 2023 को अंशुमान ने 18 वर्ष और 125 दिन की उम्र में ये जो उपलब्धि है हासिल की है, और इस उपलब्धि के लिए उन्हें प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी स्थान मिला है। तो जितनी भी न्यूज़ेस आप यहाँ से देखते चले जाएंगे, उसमें मैं आपको कुछ पार्टिकुलर पॉइंट बताते चलूँगा जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये जो अंशुमान झिकरन थे, इनका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने कौन सा चैनल पार किया है वो याद रखना है, नॉर्थ चैनल। सबसे युवा समुद्री तैराक हैं। और ये जो कीर्तिमान था इन्होंने, या ये जो उपलब्धि थी, किस तिथि को इन्होंने हासिल करी थी? तो 17 जुलाई 2023 को। उम्र इनकी याद रखेंगे, इसी की वजह से तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, क्योंकि ये सबसे युवा तैराक हैं। 18 वर्ष 125 दिन, ठीक है। अब नॉर्थ चैनल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। नॉर्थ चैनल जो है ये उत्तरी आयरलैंड के उत्तरी पूर्वी तट और स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट के बीच स्थित एक घटक या जलडुमरू मध्य में स्थित है, जो आयरिश सागर के अंत के रूप में काम करता है और उत्तर पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर में बहता है। इसके बाद में दूसरे शख्स हैं आपके अमित कुमार नेगी, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, हिमाचल प्रदेश के पर्वतारोही हैं। इन्होंने जुलाई 2023 में ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर, जिसका नाम है दामाबंद, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ से मिल गई कि ईरान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दामाबंद है। और दामाबंद पर चढ़ाई करने में इन्होंने, अमित कुमार नेगी ने, सफलता प्राप्त की है। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय पर्वतारोही हैं। अजय बंगा, ये विश्व बैंक के अध्यक्ष भारतीय मूल के अमेरिकी अजय बंगा को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की ओर से तैयार की गई 2023 की ग्रेट इमिग्रेंट यानी महान प्रवासियों की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। कार्नेगी कॉरपोरेशन जो है ये हर साल अमेरिका का जो आज़ादी दिवस होता है 4 जुलाई को, उसके मौके पर ये लिस्ट जारी करता है, सूची जारी करता है। तो इस वर्ष की जो सूची जारी हुई है उसमें अजय बंगा जो है भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस सूची में शामिल किए गए हैं। जॉन बैनिस्टर गुडेनफ, ये जो है अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और लिथियम आयन बैटरी जो होती है उसके सह आविष्कारक हैं। 2019 में इन्हें रसायन विज्ञान के नोबल से जो है, नोबल पुरस्कार जो होता है, नोबल प्राइज़ जो होता है, उससे इनको सम्मानित किया गया था। 101 वर्ष की एज में इनकी डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, अप्रैल 2023 में दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला ऑफिसर जिसको वीरता पुरस्कार मिला है, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। एन चंद्रशेखर के बारे में बात करते हैं। टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर को मई 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है सेवेलियर डी ला लीजेंड डी ऑनर, इससे सम्मानित किया गया है एन चंद्रशेखर को। ये सम्मान उन्हें भारत और फ्रांस के बीच में व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनके लिए दिया गया है। मुकेश अंबानी, सुनीता नारायण, 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर 2023 तक यूएई में प्रस्तावित कॉप 28 जलवायु सम्मेलन की सलाहकार समिति में मुकेश अंबानी और जो एक फेमस पर्यावरणविद हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक हैं, डीजी हैं, सुनीता नारायण, इसको जो है इस समिति में, सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। सिल्वियो बर्लुस्कोनी, इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 12 जून 2023 को जो है इनका निधन हो गया था। 86 ईयर के थे। 1994 से लेकर के 2011 के दौरान कई बार इटली के प्रधानमंत्री रहे और इनकी गणना जो है विश्व के सबसे धनी नेताओं के रूप में की जाती थी। प्रकाश सिंह बादल, ये पंजाब के पूर्व सीएम रहे हैं और शिरोमणि अकाली दल के जो है संस्थापक भी है। 95 वर्ष की अवस्था में 25 अप्रैल 2023 को इनकी डेथ हो गई, ठीक है। बादल के नाम पर कुछ रिकॉर्ड हैं। ये सबसे
कम यानी 1970 में बने थे, और सबसे अधिक उम्र में जो है पंजाब के सीएम बनने का रिकॉर्ड इनके नाम है। सबसे कम उम्र में भी यही बने थे और सबसे अधिक उम्र में भी पंजाब के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले व्यक्तियों में प्रकाश सिंह बादल का नाम जो है सबसे ऊपर है। सतीश कौशिक ये बॉलीवुड अभिनेता थे। 9 मार्च 2023 को 66 वर्ष की अवस्था में हृदयघात यानी हार्ट अटैक से इनका जो है निधन हो गया है। के विश्वनाथ, दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता निर्देशक के विश्वनाथ का 92 साल की उम्र में 2 फरवरी 2023 को निधन हुआ है। ठीक है, इन्हें तमिल, तेलुगु, हिंदी भाषा में 50 से ज़्यादा फिल्मों का निर्माण किया। इन्हें जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो कि फिल्म जगत का सबसे जो कह सकते हैं सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। चर्चित स्थल, कौन कौन से ऐसी साइट्स हैं, कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं? तो कोहिमा की बात करते हैं। नागालैंड के कोहिमा में जून 2023 को रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय जो है यहाँ पर उद्घाटित किया गया है। इस उप कार्यालय के खुलने से पूर्वोत्तर भारत में केंद्रीय बैंक की मौजूदगी जो है कहीं ना कहीं बढ़ेगी। अहमदनगर का नाम बदल करके कर दिया गया है अहिल्या नगर, याद रखेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम पहले क्या रखा गया था? छत्रपति संभाजी नगर। और उस्मानाबाद जो स्थान था इसका नाम धाराशिव कर दिया गया था। इसके बाद में अब अहमदनगर का भी नाम बदल करके अहिल्या नगर कर दिया गया है। 18वीं सदी की मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्या नगर करने की घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने 31 मई 2023 को जो है अहिल्याबाई होलकर का जो 298वां जयंती कार्यक्रम था उस पर जो है इसकी घोषणा करी है। तो नाम याद रखेंगे, अहमदनगर जो है अब क्या बन गया है? अहिल्या नगर बन गया है। 18वीं सदी की मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित अहमदनगर में ही हुआ था। इसी वजह से इस स्थान को इन्हीं के नाम पर नामकरण कर दिया गया है। नमोपथ देवका सी फ्रंट, 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में नमोपथ देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया है। 5.45 किलोमीटर देवका सी फ्रंट की क्या है लंबाई है, और लागत जो है जिस लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है ये 165 करोड़ की लागत जो है इसमें आएगी। चंपारण बिहार का एक स्थान है। 20 जून 2023 को विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया बहुआरा गांव में जो है स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर जो है विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर जो है बनाया जा रहा है। महावीर अस्थान न्यास समिति के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल के नेतृत्व में यह मंदिर अयोध्या में निर्माणाधीन रामलला मंदिर के आकार से भी बड़ा हो सकता है, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपए जो है आंकी गई है। यह रामायण मंदिर कंबोडिया के वर्तमान सबसे बड़े अंकोर वाट मंदिर से भी ऊंचा होगा, जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर की लंबाई की बात करें तो 280 फीट, चौड़ाई 540 फीट होगी, और इसमें 200 टन वजन और 33 फीट ऊंचा काले ग्रेनाइट का जो है शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, जिसे चेन्नई के पास महाबलीपुरम में बनाया जा रहा है। वर्ष 2025 की महाशिवरात्रि तक इसके निर्माण कार्य के पूरा होने की संभावना बताई जा रही है। गुजरात का कच्छ जिला जो है, और कच्छ जिले में गांव पड़ता है जूना खटिया गांव। इसके बाहरी इलाके में 16 हेक्टेयर के क्षेत्र में विस्तारित सबसे बड़े नेक्रोपोलिस में, जहां एक हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? एक सीप की चूड़ी, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के ब्लेड, मानव कंकाल के अवशेष, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से मिली हैं। तो इन अवशेषों का नाम आपको याद नहीं रखना है, आपको नाम याद रखना है जो साइट है उसका, गुजरात का कच्छ जिला, और इसका कौन सा गांव है? जूना खटिया गांव है। केरल विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग में सहायक प्रोफेसर राजेश एसवी के नेतृत्व में 2018 के बाद से पुरातत्वविदों की एक बहु अनुशासनात्मक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने 500 कब्रों की खोज की है यहाँ पे, और उनमें से 197 की खुदाई भी की गई है। खटिया कब्रिस्तान से एकत्र की गई वस्तुओं का भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में जो है इसमें परीक्षण किया गया, जो 2850 ईसा पूर्व की मानी गई है। माणा गांव भारत चीन की सीमा पर उत्तराखंड के चमोली जिले में ये गांव है। समुद्र तल से लगभग 3219 मीटर की ऊंचाई पर है। 24 अप्रैल 2030 को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बीआरओ कहा जाता है, बीआरओ के द्वारा इस माणा गांव को भारत का पहला गांव घोषित किया गया। ठीक है, इससे पहले इस गांव के पास में बोर्ड लगा हुआ था कि भारत का अंतिम गाँव, तो अंतिम गाँव हटा करके इसको भारत का पहला गाँव घोषित किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा इस गांव को पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया गया है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित है ये गांव, जिसका दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर 2022 को किया था।
उड़ीसा में सुंदरगढ़। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक टीम ने हाल ही में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के केंदुआ डीही ब्लॉक में कोयले की खान के सर्वेक्षण के दौरान चेंग पहाड़ पर भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है। नेचुरल आर्क जिसे कहते हैं हम, उसकी खोज की गई है यहाँ पे। जीआईसीआई के वैज्ञानिकों के अनुसार ये निर्माण निम्न से मध्य जुरासिक युग में लगभग 184 से 160 मिलियन वर्ष पूर्व का है। ये जो नेचुरल आर्क है तो उसका टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि ये कब निर्मित हुआ होगा, तो ये लगभग 184 से 160 मिलियन साल पहले बना होगा। भारत में दो अन्य मेहराब भी हैं, एक तिरुपति में तिरुमाला पहाड़ियों पर है, दूसरा अंडमान और निकोबार में है। दावकी भूमि बंदरगाह। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय द्वारा 4 मई 2023 को मेघालय के पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले में स्थित दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? जयंतिया हिल्स जिले में है। कौन सा? दावकी भूमि बंदरगाह, याद रखेंगे, मेघालय में। यह भूमि बंदरगाह भारत और बांग्लादेश के बीच में एक महत्वपूर्ण व्यापार और परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यादागिरीगुट्टा मंदिर। उत्कृष्ट धार्मिक संरचना के लिए तेलंगाना के नलगोंडा जिले में यादागिरी पहाड़ी पर स्थित यादागिरीगुट्टा मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड प्रदान किया गया है। तो अवार्ड आपको पता है, ये यादागिरीगुट्टा मंदिर को दिया गया है। ये कहाँ पे है? यादागिरी पहाड़ी पर है। कहाँ पर? तेलंगाना के नलगोंडा जिले में। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा स्वामी को समर्पित है। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर की उत्पत्ति का उल्लेख जो है वो देखने को मिलता है। इंदौर के बेलेश्वर मंदिर में 30 मार्च 2023 को एक हादसा हुआ जिसमें 36 श्रद्धालुओं की जान चली गई। तो ये घटना जो है इस तरीके से नहीं पूछी जाएगी कि 36 कितने श्रद्धालुओं की जो है यहाँ पर मृत्यु हुई है, क्योंकि ये चर्चा में रहा है। तो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बेलेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो ये इंदौर में है। ठीक है। पेरू में हाल ही में H5N1 वायरस के कारण 585 समुद्री शेरों और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हो गई है। यह एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस का उपप्रकार है, H5N1 और H9N2। इसके संक्रमण के कारण जो है ऐसा हुआ है। तो ये पेरू की घटना है। ठीक है, वायरस का नाम आप याद रखेंगे। ये जो वायरस है ये जंगली जलीय पक्षियों में स्वाभाविक रूप से फैलते हैं और घरेलू जो कुक्कुट होते हैं या अन्य पक्षी या जानवरों की प्रजातियों को संक्रमित कर सकते हैं। वायरस आमतौर पर इंसानों को संक्रमित नहीं करता है। मानव संक्रमण जो होता है संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आने से होता है। यानी डायरेक्टली जो ये वायरस है ये इंसानों पर किसी भी प्रकार का मतलब प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन अगर कोई संक्रमित जानवर है उसके संपर्क में अगर कोई मनुष्य आ जाता है तो उसको ये प्रभावित कर सकता है। जबलपुर भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेरा गांव में देश का पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो देश का जो पहला जियो पार्क है वो लम्हेरा गांव में बनाया जाएगा। ये कहाँ है? जबलपुर जिले में है। अब बात करते हैं नवीनतम नियुक्तियों के बारे में। मनोज यादव। हरियाणा के पूर्व डीजीपी मनोज यादव को जुलाई 2023 में आरपीएफ का नया डीजी नियुक्त किया गया है, महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ से क्यू डांग्यू, ये चीन के पूर्व कृषि और ग्रामीण मामलों के मंत्री हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन इसका महानिदेशक जो है दोबारा से चुना गया है। राकेश पाल को इंडियन कोस्ट गार्ड का 25वां महानिदेशक बनाया गया है और इनको इंडियन कोस्ट गार्ड का पहला गनर होने का भी सम्मान प्राप्त है। न्यायमूर्ति एपी शाही, इनको राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में इस निकाय का महानिदेशक जो है डीजी नियुक्त किया गया। यानी पहले ये अतिरिक्त महानिदेशक थे किसके? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के, अब इनको डीजी का पद दे दिया गया है। एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी, जुलाई 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा अमेरिकी नौसेना के प्रमुख के रूप में फ्रेंचेटी को नामित किया गया है और इसके साथ साथ ये अमेरिका में किसी भी सैन्य सेवा की प्रमुख बनने वाली पहली महिला जो है मानी जाएंगी, एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी। मिशेल बुलॉक, 14 जुलाई 2023 को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मिशेल बुलॉक को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्ति दी है। अंशुमाली रस्तोगी, ये हैं कनाडा के मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन की परिषद में इनको भारत का रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है। प्रीति अगलायम को आईआईटी मद्रास के पहले विदेशी कैंपस जो कि कहाँ पे खोला जा रहा है? आईआईटी जंजीबार में। ठीक है, तो इसका पहला निदेशक या डायरेक्टर जो है इनको चुना गया है। ये किसी भी आईआईटी की पहली महिला निदेशक हैं। अरविंद पनगड़िया,
ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इनको 29 अप्रैल 2023 को नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार का नया चांसलर नियुक्त किया गया है। नीरज अखौरी को सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। रवि सिन्हा के बारे में बात करते हैं। भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के हैं और इनको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ जिसको आप कहते हैं, रॉ के नए प्रमुख जो है इनको बनाया गया है। 2 वर्ष के लिए इनकी इस पद पर नियुक्ति हुई है। स्वामीनाथन जानकी रमन भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक रहे हैं। स्वामीनाथन जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर जो है 2023 में नियुक्त किया गया है। इस पद पर श्री महेश कुमार जैन जो 22 जून 2023 को रिटायर हुए हैं, उनका स्थान जो है जानकी रमन जी ने लिया है। इनकी नियुक्ति इस पद पर कितने टाइम के लिए हुई है? 3 वर्ष के लिए हुई है। मनोज सैनी के बारे में बात करते हैं। मनोज सैनी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का नया प्रेसिडेंट जो है बनाया गया है। किसको? डॉक्टर मनोज सैनी को। के राजा रमन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जिसको आप आईएफएससी के नाम से जानते हैं, इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आईएफएससी का मुख्यालय याद रखेंगे कहाँ पे है? गुजरात के गांधीनगर में है। अनंत माहेश्वरी 25 अप्रैल 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनंत माहेश्वरी को नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसका अध्यक्ष जो है अनंत माहेश्वरी को चुना गया है। रवनीत कौर की बात करते हैं। मई 2023 में केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। लिंडा याकरिनो मई 2023 में लिंडा याकारिनो को ट्विटर के कार्यकारी अध्यक्ष एलन मस्क ने ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, तो ट्विटर का सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। एके जैन को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या जब तक इनकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी तब तक रहेगा। एके मोहंती भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक अजीत कुमार मोहंती देश के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं 1 मई 2023 को। ठीक है, इससे पहले जो परमाणु ऊर्जा आयोग था इसका अध्यक्ष कौन था? के.एन. व्यास। तो के.एन. व्यास के स्थान पर ए.के. मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद और टोबैगो के राजनयिक डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। महासभा के अध्यक्ष पद पर 77वें सत्र के अध्यक्ष हंगरी के कसाबा कोरोसी का स्थान जो है इन्होंने लिया है। ठीक है, डेनिस फ्रांसिस से पहले इसके जो अध्यक्ष थे 77वें सत्र के वो कौन थे? कसाबा कोरोसी। सेलेस्ते साउलो अर्जेंटीना की सेलेस्ते साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। इनका जो चुनाव है वो 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए यहाँ पर किया गया है। अमरिंदु प्रकाश की बात करेंगे तो ये सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। नितिन अग्रवाल की बात करेंगे तो ये बीएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। ठीक है, ये केरल कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पीएम प्रसाद की बात करते हैं। ये जो है पहले सीसीएल के चेयरमैन और सह प्रबंधक रहे हैं, निदेशक रहे हैं। इनको कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद पर उन्होंने प्रमोद अग्रवाल का स्थान लिया है। पीटर एल्बर्स की बात करते हैं। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को जून 2023 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस पद पर इनका कार्यकाल 2024 तक रहेगा। रूबी सिन्हा की बात करते हैं। रूबी सिन्हा को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह। इनको राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है, एनजीटी जिसको कहते हैं, इसका कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो है रहे हैं। ठीक है, अब इनको एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस यूएई के मौसम विज्ञानी डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को 2023 से 2027 तक 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी डब्ल्यूएमओ का नया अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष जो थे वो थे मौसम विज्ञानी प्रोफेसर गेरहार्ड एड्रियन। इनका स्थान डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस ने लिया है। सुधा शिव कुमार को फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के 39वें सत्र के दौरान 30 से 31 मार्च 2023 जयंती डालमिया की जगह फिक्की महिला संगठन का 40वां अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। सालिजा धामी भारतीय वायुसेना ने 8 मार्च 2023 को ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी को पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर
नियुक्त किया है। धामी को वर्ष 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा इनको 2800 घंटे से ज़्यादा उड़ान भरने का अनुभव है। 1932 में बनी भारतीय वायुसेना के 90 वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई महिला कॉम्बैट यूनिट की कमांडर बनी है। धामी जो है ये फ्लाइंग ब्रांच में स्थायी कमीशन पाने वाली देश की पहली महिला अधिकारी भी हैं। 4 नई महिला सांसदों को उपसभापति के पैनल में शामिल किया गया है। राज्यसभा के सभापति जिनका नाम है जगदीप धनखड़, इन्होंने 4 नई महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में नामित किया है। इनमें कौन कौन सी 4 महिलाएं? पीटी ऊषा, एस फांगनोन कोन्याक और डॉक्टर फौजिया खान और आपका सुलता देव। ठीक है, ये चारों के चारों जो महिला सांसद हैं ये उपसभापति के पैनल में नामित की गई हैं। ऑपरेशन और अभियानों के बारे में बात करते हैं। नोमैडिक एलिफेंट 2023 ये भारत और मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 15वां इसका एडिशन था, संस्करण था, जिसका आयोजन 17 जुलाई से 31 जुलाई 2023 के बीच में किया गया। कहाँ पे किया गया? उलान बटोर में। तो जो ऑपरेशन अभियान होंगे इनमें क्या पूछा जाता है? इसमें तिथि नहीं पूछी जाती है जनरली। इसमें ये पूछा जाता है कि ये जो अभ्यास है ये किन किन देशों के बीच में हुआ और किस सेना से जुड़ा हुआ अभ्यास है, और इसके साथ साथ इनका जो लोकेशन था कहाँ पे ये अभ्यासों को आयोजित किया गया। तो ये 2-3 चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस अभ्यास के 2023 संस्करण में मंगोलियाई सशस्त्र बल यूनिट 084 के सैनिक और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया। अभ्यास साल्वेक्स ये भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच में केरल के कोच्चि में जो है आयोजित किया गया था 26 जून से 6 जुलाई 2023 के बीच में। बात करते हैं एकता अभ्यास के बारे में। भारत और मालदीव की नौसेनाओं के बीच में 4 जून से 3 जुलाई 2023 के बीच में मालदीव में ही एकता नौसैनिक अभ्यास को आयोजित किया गया था। जिमेक्स 2023 की बात करते हैं। ये भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच में विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। जिमेक्स 2023 में दोनों देश समुद्री युद्ध के सभी 3 स्तरों में सतह, उपसतह और हवा में उन्नत स्तर के अभ्यास में शामिल हुए थे। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 10 से 12 जुलाई 2023 तक सेशेल्स में संयुक्त समुद्री बल द्वारा संचालित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? आईएनएस सुनयना ने हिस्सा लिया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य है बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना और क्षेत्र में सीएमएफ अभ्यास के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देना। ये एक बहुराष्ट्रीय पहल है जो मुख्यतः 4 क्षेत्रों, ये 4 क्षेत्र कौन कौन से? आतंकवाद, समुद्री डकैती को रोकना, क्षेत्रीय सहयोग को प्रमोट करना और सुरक्षित समुद्री वातावरण को बढ़ावा देना, इस पर फोकस करता है। समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया ने दक्षिणी चीन सागर में 17 से 19 मई 2023 के बीच में अपना द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 संपन्न किया है। इस अभ्यास के समुद्री चरण में अभिन्न चेतक हेलीकॉप्टर, डोनियर समुद्री गश्ती विमान के साथ ASW कार्बेट, INS कवारत्ती इन्होंने हिस्सा लिया। इंडोनेशिया की ओर से अभ्यास में इंडोनेशिया की ओर से कौन कौन जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है? तो ARI सुल्तान सिकंदर, हेलीकॉप्टर पैंथर और 235 समुद्री गश्ती विमानों ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया है। अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 खान क्वेस्ट 2023 ये कहाँ पे आयोजित किया गया? मंगोलिया में आयोजित किया गया 19 जून से 2 जुलाई 2023 तक। 20 से ज़्यादा देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी वाला बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास इसको माना जाता है, अभ्यास खान क्वेस्ट को। ठीक है, यह अभ्यास मंगोलियाई सशस्त्र बल और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड द्वारा सह प्रायोजित है। 14 दिवस के इस अभ्यास में भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व किया है वो गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी ने किया है। अजेय वॉरियर 2023 भारत और यूके के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है अजेय वॉरियर। इसका 7वां संस्करण जो है ये सैलिसबरी मैदान यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। ये द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है जो भारत और ब्रिटेन में बारी बारी से किया जाता है। इस अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व जो किया है वो बिहार रेजिमेंट और यूके का प्रतिनिधित्व रॉयल गोरखा राइफल के द्वारा किया गया है। ऑपरेशन कावेरी, जैसे आपको पता है कि सूडान में गृह युद्ध की स्थिति थी, तो वहाँ पर कुछ भारतीय नागरिक फंसे हुए थे। उन भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 2023 में ऑपरेशन कावेरी का संचालन किया गया था। इंपॉर्टेंट है। कॉप इंडिया 2023 की बात करते हैं। भारत और अमेरिकी वायुसेनाओं का द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कोप इंडिया पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में 10 से 24 अप्रैल 2023 के बीच में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास
जापान का जो वायु आत्मरक्षा बल है इसने पर्यवेक्षक के रूप में जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। बहुपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास ओरियन। बहुपक्षीय वायुसेना का अभ्यास ओरियन फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के मॉन्ट डे मार्शन स्थित वायुसेना बेस स्टेशन में 17 अप्रैल से 5 मई 2023 के बीच में आयोजित किया गया है। भारतीय वायुसेना और फ्रांस की फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के अतिरिक्त जर्मनी, ग्रीस, इटली, नेदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका की वायुसेनाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया है। भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों का यह पहला ही विदेशी अभ्यास था। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह इस अभ्यास में भारतीय टुकड़ी में शामिल थीं। अभ्यास अग्निस्त्र 1। 19 जून 2023 को भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने अग्निस्त्र 1 अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया? पूर्वी लद्दाख में किया। अभ्यास में भारतीय सेना के विभिन्न तोपखाने प्लेटफॉर्म जो है इसमें शामिल हुए थे। अभ्यास रणविजय 16 से 25 जून 2023 तक भारतीय वायुसेना ने एकीकरण और संयुक्त अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभ्यास रणविजय का आयोजन किया। कहाँ पे? प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के कमांड मुख्यालय के विभिन्न हवाई अड्डों से। एक्स एक्यूबेरन सैन्य अभ्यास 11 से 24 जून 2023 तक भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण जो है आयोजित किया गया। कहाँ पे? उत्तराखंड के चौबटिया में। एक्यूबेरन का अर्थ होता है फ्रेंड्स, यानी यह भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास के रूप में इसको देखा जाता है। नौसेना अभ्यास कोमोडो आसियान देशों में भारतीय नौसेना की तैनाती के हिस्से के रूप में आईएनएस सतपुड़ा ने 5 से 8 जून 2023 तक इंडोनेशिया के मकासर में, जगहों का नाम विशेष रूप से याद करते चलना है। तो कोमोडो की बात हो रही है, नौसेना अभ्यास है जो इंडोनेशिया के मकासर में जो है निर्धारित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास के चौथे संस्करण में जो है आईएनएस सतपुड़ा ने हिस्सा लिया है नौसेना अभ्यास कोमोडो में। अभ्यास ऑफिंडेक्स भारत और 25 अफ्रीकन देशों के साथ में भारत का सैन्य अभ्यास ऑफिंडेक्स कूट नाम से 16 मार्च से लेकर के 29 मार्च 2023 के बीच में कहाँ पे आयोजित किया गया? महाराष्ट्र के पुणे में। यह अफ्रीका भारत के बीच फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास है जो अफ्रीकी देशों की सेनाओं के साथ तालमेल और बेहतर समझ पैदा करने के लिए किया गया है। अभ्यास कोबरा वॉरियर 6 मार्च से 24 मार्च 2023 तक बहुपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास का आयोजन ब्रिटेन के वेडिंगटन में किया गया। ठीक है, इस अभ्यास में किस किस ने हिस्सा लिया? फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, भारत, अमेरिका, सिंगापुर की जो एयरफोर्स है। भारतीय वायुसेना की ओर से इस अभ्यास में मिराज 2000 लड़ाकू विमान, C-17 ग्लोब मास्टर इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया है। फ्रिंजेक्स 2023 भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया? केरल के तिरुवनंतपुरम के पंगोडे सैन्य स्टेशन पर 7 से 8 मार्च 2023 को। अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास खंजर का 10वां संस्करण मार्च 2023 में किर्गिस्तान के टोकमोक में संपन्न हुआ है। कोप इंडिया 2023 भारत और अमेरिकी वायुसेना के बीच में वायु अभ्यास कोप इंडिया का आयोजन 10 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 के बीच में पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर आयोजित किया गया। ठीक है, इस अभ्यास में भारत की ओर से Su-30 MKI राफेल और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने जो है इसमें हिस्सा लिया है। वहीं अमेरिका की ओर से इसमें F-16 विमानों ने पार्टिसिपेट किया था। धर्म गार्जियन 2023 भारत और जापान की सेना के बीच में 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 के बीच में जापान के शिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में धर्म गार्जियन नाम से एक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की इन्फेंट्री रेजिमेंट ने जो है हिस्सा लिया था। इस अवसर पर भारत जो है जापान की वायुसेना के बीच में 1 से 2 मार्च को वायुसेना अभ्यास शिन्यू मैत्री का भी आयोजन किया गया। तो शिन्यू मैत्री भी भारत और जापान के बीच में आयोजित होता है। अभ्यास 10 लेक भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के बीच 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 के बीच में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 लेक का आयोजन किया गया। तो नाम याद रखेंगे, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। ला पैरोज की बात करेंगे, ये एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका जो तीसरा संस्करण है ये हिंद महासागर क्षेत्र में संपन्न हुआ है। इस अभ्यास में रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी और जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के कर्मियों, जहाज़ों और इंटीग्रल हेलीकॉप्टरों की जो है साझेदारी देखने को मिली है।
ये द्विवार्षिक अभ्यास है और फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। इसके बाद में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 आता है। भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण जो है ये जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान में आयोजित किया गया है 6 मार्च से 13 मार्च 2023 को। ट्रोपेक्स 2023 भारतीय नौसेना के सबसे बड़े थिएटर स्तरीय सामरिक युद्धाभ्यास जिसका नाम है ट्रोपेक्स 23, इसका आयोजन 23 जनवरी से 23 मार्च 2023 तक हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया था। डेजर्ट फ्लैग 8 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक इस बहुराष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन यूएई के अल धफरा एयरबेस में किया गया था। इस अभ्यास में यूएई, फ्रांस, भारत, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और अमेरिका की वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को आए भयानक भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त के तहत 7 फरवरी को एनडीआरएफ के सदस्यों के अलावा सेना, वायुसेना और अन्य विभाग के जवान जो है वहां पर भेजे और भारतीय दल ने आपदाग्रस्त इन देशों में 1 सप्ताह से अधिक समय तक बचाव का कार्य किया। अभ्यास कॉन्कॉर्ड 23 भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच में अरब सागर के कॉन्कॉर्ड तट पर संयुक्त समुद्री अभ्यास जो है ये 20 से 22 मार्च 2023 के बीच में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में निर्देशित मिसाइल युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल, टाइप 23 निर्देशित मिसाइल युद्धपोत लेकेंस्टर इन्होंने हिस्सा लिया। सी ड्रैगन 2023 भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया का साझा पनडुब्बी रोधी अभ्यास। इसमें चारों देशों के नाम याद रखेंगे, भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया, 5 देश हैं इसमें, पांचों के नाम याद रखेंगे। सी ड्रैगन इन्हीं के द्वारा आयोजित किया जाता है, संयुक्त अभ्यास है। और 30 मार्च 2023 को जब ये संपन्न हुआ था तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ है? अमेरिकी सैन्य अड्डे गुआम में, ठीक है, वहीं पर ये आयोजित किया गया है। योजना परियोजनाओं को देख लेते हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल भारत सरकार के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 27 जुलाई 2023 को मेरा गांव मेरी धरोहर पहल का उद्घाटन किया। ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है। भारत के 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना इस पहल का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो है वो लोगों को भारत के गाँवों से जोड़ने का काम करेगा। इस योजना की मुख्य विशेषता भारत की संस्कृति और परंपराओं से लोगों को जोड़ना, ग्रामीण समुदायों में आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव और कलात्मक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। यह देश के हर गांव की खोज, शोध, वर्चुअल भ्रमण के लिए वन स्टॉप स्थल के रूप में कार्य करता है। उड़ान 5.1 योजना, तो उड़ान 5.1 योजना के तहत कौन कौन सी जो है उप योजनाएं संचालित हैं? तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना, आरसीएस जिसको कहता है, उड़े देश का आम नागरिक यानी यूडीएएन, उड़ान, यूडीएएन, उड़ान जो है इसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। इसके 4 सफल चरण पहले हो चुके हैं, ये 5वां चरण है, 5.1 इसको नाम दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने और हेलीकॉप्टर के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी हासिल करने के लिए मई 2023 में उड़ान 5.1 को लॉन्च किया है। योजना के अंतर्गत यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर में उड़ान को और अधिक किफ़ायती बनाने के लिए हवाई किराया सीमा में कितने प्रतिशत तक की कमी की गई है? 25% की कमी की गई है। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय विमानन बाजार को विकसित करने की एक अभिनव योजना है। ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में उन्नत विमानन बुनियादी ढांचे और हवाई कनेक्टिविटी के साथ साथ आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से अक्टूबर 2016 में स्टार्ट करी गई थी, यानी मूल रूप से ये योजना 2016 की है। इसका जो 5वां चरण है 2023 में प्रारंभ किया गया है। व्यसन मुक्त अमृतकाल, हाल ही में बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राष्ट्रीय अभियान व्यसन मुक्त अमृतकाल शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत के बच्चों को तंबाकू और नशीले पदार्थों से मुक्त करना। इस वर्ष का जो तंबाकू निषेध दिवस है उसकी थीम है हमें भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं। सागर समृद्धि योजना, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में सागर समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की अपशिष्ट से धन पहल में तेजी लाना। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना,
तो केंद्रीय लघु कुटीर और मध्यम उपक्रम मंत्री नारायण राणे ने 27 अप्रैल 2023 को मुंबई में इस योजना को लॉन्च किया है। योजना में किए गए संशोधनों में न्यूनतम गारंटी शुल्क को केवल 0.37% पर ईयर के स्तर पर लाते हुए 1 करोड़ रुपए तक के ऋण गारंटी हेतु गारंटी शुल्क में 50% तक की कमी की गई है और साथ ही गारंटी शुल्क की सीमा को 2 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया है। कानूनी कार्रवाई किए बिना दावा निपटान के लिए सीमा को बढ़ा करके 10 लाख किया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में इस योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आयुष्मान भव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आखिरी छोर पर मौजूद व्यक्तियों समेत हर वांछित लाभार्थी तक सभी प्रकार की जितनी भी सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनको यथासंभव आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए आयुष्मान भव नामक कार्यक्रम शुरू करने की योजना है। आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेला और आयुष्मान ग्राम इस कार्यक्रम के तहत नियोजित कुछ गतिविधियां हैं। मतलब मूल रूप से जो है आयुष्मान भव ये प्रोग्राम है और इसके अंतर्गत ही क्या क्या चलाया जाएगा, आयुष्मान आपके द्वार 3.0, ठीक है, आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेला और आयुष्मान ग्राम, ये इसी कार्यक्रम की गतिविधियां हैं। सिटीज़ 2.0 योजना 31 मई 2023 को केंद्र सरकार ने फ्रांस और यूरोपीय संघ के सहयोग से सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन, ठीक है, ये सिटीज़ का ही पूर्ण रूप है, इस परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों पर ध्यान देने के साथ ही सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करना। सिटीज़ 2.0 योजना 2023 से लेकर के 2027 तक 4 साल की अवधि तक चलेगी और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा फ्रांसीसी विकास एजेंसी AFD, KfW, यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन EU और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ साझेदारी में परिकल्पित एक कार्यक्रम है। सिटीज़ 2.0 के लिए वित्त पोषण में AFD और KfW से 1760 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा और यूरोपीय यूनियन से 106 करोड़ रुपए का अनुदान जो है इस योजना में शामिल होगा। PM प्रणाम योजना, ये हमने पिछले सेशन में भी इसको डिस्कस किया था, ये दोबारा से आ गया इसको, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। मिशन माहिर के बारे में बात करते हैं। 7 जून 2023 को बिजली मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की शीघ्रता से पहचान करने, उन्हें भारत के भीतर और बाहर तैनाती हेतु स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन माहिर शुरू किया है और माहिर का जो फुल फॉर्म है वो है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ये 2023 में स्टार्ट हुआ है, 2023 से लेकर के 28 तक 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए चलेगा, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका नमो शेतकारी महासम्मान योजना, ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है और किसानों से जुड़ी हुई योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 6,000 की राशि है जो हर वर्ष दी जाएगी किसानों को, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से अलग होगी। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो चल ही रही है, उसके अंतर्गत जो लाभ मिल रहा है वो तो मिलता रहेगा, उसके अलावा ये 6,000 रुपये का लाभ जो है किसानों को दिया जाएगा। अमृत धरोहर और मिष्टी योजना, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। मिष्टी मतलब मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, 2 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, अमृत धरोहर और मिष्टी, ठीक है। इन योजनाओं का जो उद्देश्य है भारत की आर्द्र भूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित और संरक्षित करना है। केंद्र सरकार परियोजना का 80% जो लागत है उसको वहन करेगी और राज्य सरकारें 20% का जो है कंट्रीब्यूशन देंगी। मिष्टी योजना जो है वो देश के 9 राज्यों में मैंग्रोव कवर की बहाली करने के उद्देश्य से प्रारंभ करी गई है। वित्तीय वर्ष 2024 से अगले 5 वर्षों में लगभग 540 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र को 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक रूप से विकसित करने का काम किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया 10 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। अरुणाचल में चीनी सीमा से सटे गांव किबिथु, यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के तहत 9 सूक्ष्म पन बिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। 15 फरवरी 2023 को वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसको मंजूरी प्रदान की गई थी, ठीक है। तो ये कब तक चलेगी, ये 2022-23 से लेकर के 2025-26 तक जो है यहाँ से जारी रहेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में
19 जिलों के 46 सीमावर्ती ब्लॉकों के 2,967 गांवों को विकसित करना है। और ये राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के कार्यक्रम के लिए 4,800 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। और पहले चरण में, ये याद रखेंगे, पहले चरण में व्यापक विकास के लिए 662 सीमावर्ती गांवों की पहचान की गई है। सुरक्षित शहर परियोजना। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बेंगलोर कर्नाटक में सुरक्षित शहर परियोजना का 3 मार्च 2023 को शुभारंभ किया। सेफ सिटी परियोजना को 8 शहरों में ट्रायल के तौर पर लागू किया जा रहा है। इस पर केंद्र सरकार ने 667 करोड़ रुपए जो हैं वो देने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के लिए बजट में अगर बात करें तो 2,840 करोड़ रुपए का जो बजट है आवंटित किया गया है। परियोजना के पहले चरण में लगभग 4,100 निगरानी कैमरे लगाए गए हैं और कैमरों से लैस 8 ड्रोन वाला सबसे आधुनिक कमांड सेंटर बेंगलोर में स्थापित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य देश की पुलिस को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाना है। एमएसएमई प्रतिस्पर्धा योजना। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री श्री नारायण राणे ने 10 मार्च 2023 को भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप प्रदान करने हेतु एमएसएमई प्रतिस्पर्धा योजना यानी लीन योजना के नाम से जिसको जाना जाता है, इसको स्टार्ट किया है। इस योजना का उद्देश्य गुणवत्ता, उत्पादन, प्रदर्शन और निर्माताओं की मानसिकता को बदलना और उन्हें विश्व स्तर के निर्माताओं में बदलने की क्षमता में सुधार करना है। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। ये 9वां पार्ट आपका घटनासार अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स का यहाँ से कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं या जिन जिन चीज़ों को मैंने इसमें हाईलाइट कर रखा है वो आपने अपनी बुक में, अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो वहाँ पर आपने हाईलाइट कर लिया होगा, ताकि जब भी आप इसका रिवीजन कर रहे हो तो किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत ना है, रिवीजन में आसानी हो। और इस बुक के बाद में एक कंप्लीट इसका संस्करण आता है, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आएगा, चाहे घटनासार हो चाहे घटना चक्र हो, उसको भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से समय से पूरा करा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।